हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of solute particles but do not depend upon nature of solute particle. These are those properties which depend upon number of solute particle but do not depend upon nature of the solute particle. ये इसकी डेफिनेशन है। Colligative property depends only on the number of solute particle, not on the nature of solute particle. ये जल्दी से नोट भी करना है, लर्न भी करना है। Colligative property चार तरह की होती है: relative lowering of vapor pressure, elevation and boiling point, depression and freezing point, and osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure, elevation and boiling point, depression and freezing point, and osmotic pressure. आज हमारा जो फोकस रहेगा, हमने ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर लिया था। आज हमारा फोकस रहेगा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम पढ़ने लगे हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपने पुरानी हिंदी मूवीज देखी होंगी। हीरो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, जंगल से निकला, उसकी गाड़ी गर्म हो जाती थी। जब गाड़ी गर्म हो गई, उसने एक पानी के लिए केन उठाया, पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हो जाता था और धीरे धीरे वो पूरी मूवी बन जाती थी। पर आजकल ऐसे गाड़ी जो सामने दिखाया गया है, ऐसे गाड़ी कम ही गर्म होती है। शायद आपने कभी अपनी गाड़ी में ऐसा देखा नहीं होगा, ऐसी गर्म हो गई हो। कोई बता सकते हैं आजकल गाड़ी क्यों नहीं गर्म होती? वाई? ऐसा ऐसा कंडीशन क्यों नहीं बनती? आजकल ऐसे गाड़ी गर्म नहीं होती। और आजकल मूवीज में भी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, गाड़ी जा रही है, गर्म हो गई, बैकग्राउंड से म्यूजिक एंड हॉरर मूवी बन गई। कोई बताएंगे? कोई स्टूडेंट बताएगा? ओके, उसका रीजन क्या है सुनिए। जो इंजन है उसको ठंडा रखने के लिए दो चीजें की जाती हैं। इंजन को ठंडा रखने के लिए दो चीजें की जाती हैं। एक उसमें इंजन ऑयल होता है और एक उसे कूलेंट से ठंडा किया जाता है। आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। आपको गर्मी लग रही है तो आप अपनी बॉडी को दो तरीके से ठंडा कर सकते हैं। या तो आप नहा लें, नहाने में आप एक्सटर्नली ठंडा कर रहे हैं, या आप कोई ठंडी चीज पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी ली, जूस पी लिया, लस्सी पी ली, ये आप इंटरनली ठंडा कर रहे हैं। तो दो अपनी बॉडी को ठंडा करने के दो ही तरीके हैं, या एक्सटर्नली या इंटरनली। किसी भी चीज को ठंडा करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल होता है, वो इंटरनल हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे लस्सी इंटरनल हीट एब्जॉर्ब करेगी। आप शावर ले लेते हैं, वो एक्सटर्नल हीट ले रही है, दैट इज कूलेंट। कूलेंट इंजन को बाहर से ठंडा करता है और इंजन ऑयल इंजन को अंदर से ठंडा करता है। पर एक याद रखना कि इतने भारी भारी इंजन होते हैं। ये देखिए, एरोप्लेन का इंजन कितना स्ट्रांग होता होगा, ट्रेन का इंजन कितना स्ट्रांग होता होगा। इतने भारी भारी इंजन हैं, इनके इंजन कभी गर्म नहीं होते। अब क्यों नहीं होते वो हमें समझना है। ये जो ये जो इंजन है, ये जो इंजन है, इनको दो तरह से ठंडा किया जा रहा है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली बाय इंजन ऑयल,
externally by coolant. But कोई भी चीज तब तक हीट ले सकती है जब तक वो बॉयल ना हो। आइए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ये बड़ा बेसिक एग्जांपल है, एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेते हैं। ये कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, इसमें एक बॉटल है, इसमें एक बॉटल है, दूध वाली बॉटल, छोटे बच्चों की दूध वाली बॉटल है। इसके अंदर हॉट मिल्क है और ये वाटर। वाटर को वाटर वाटर के बीच में हॉट मिल्क की बोतल को रख दिया गया है। हॉट मिल्क की बोतल को वाटर में रख दिया गया है। वाटर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे धीरे मिल्क ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। जो हॉट मिल्क है, हॉट मिल्क, जो हॉट मिल्क है उसका जो टेम्परेचर है धीरे धीरे नीचे आएगा एंड वाटर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ये प्रोसीजर तब तक चल सकता है जब तक वाटर बॉयल ना करे। वाटर बॉयल ना करे। Once water start boiling, once water start boiling, once water start boiling, उसकी जो हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, हीट एब्जॉर्ब, वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। पानी तब तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है जब तक वो बॉयल ना करे। जब पानी 100 डिग्री पे बॉयल करेगा, जब पानी 100 डिग्री पे बॉयल करेगा तो उसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। अब उसके बाद वो हीट एब्जॉर्ब करे, ये बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा एंड इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग एंड वो एस्केप कर जाएगा वहां से। जैसे अभी आपने कार में देखा कि वो पूरी स्टीम बन के बाहर निकलना शुरू हो गया। तो कोई भी लिक्विड सिर्फ तब तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है जब तक वो बॉयल ना करे। नीचे नोट लिखो, a liquid can absorb heat, a liquid can absorb heat a liquid can absorb heat till it is not boiled, till it is not boiled। नेक्स्ट लाइन में लिखो, till it is not boiled। नेक्स्ट लाइन में लिखो, once it is boiled, once it is boiled, its heat absorbing capacity, once it is boiled, its heat absorbing capacity become negligible, its heat absorbing capacity become negligible। अब मान लीजिए हमने मान लीजिए कार के अंदर
हमने कार के अंदर कूलेंट पानी वाटर यूज कर लिया, वाटर कितनी डिग्री तक हीट एब्जॉर्ब करेगा? वाटर विल एब्जॉर्ब हीट टिल 100 डिग्री बिकॉज इट बॉइल्स एट 100 डिग्री। उसके बाद इसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी, हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी और ये स्टीम बन के उड़ जाएगा। पर हम ये नहीं चाहते, क्योंकि जो इंजन का टेम्परेचर होता है ना, वो 250 डिग्री 300 डिग्री अक्सर हो जाता है। कभी इंजन को हाथ लगा के देखना कितना गर्म होता है। इंजन जनरली 250-300 डिग्री पे तो आम पहुंच जाता है, पर पानी कितने पे बॉईल कर रहा है? 100 डिग्री पे। इसका मतलब पानी तो यूजलेस हो जाएगा 100 डिग्री के बाद, इंजन गर्म हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इसका मतलब पानी एक अच्छा कूलेंट नहीं है। अब हमने पानी में कुछ ऐसा डाला, बहुत कुछ डाला कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया 500 डिग्री तक। हमने पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते गए 500 डिग्री कर दिया। अब पानी 100 डिग्री पे बॉईल ना होके 500 डिग्री पे बॉईल करेगा। अब बताइए 500 डिग्री पे अगर ये बॉईल करेगा, क्या ये इंजन की हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा? यस। इंजन 200 डिग्री 300 डिग्री तक जा रहा है और ये 500 डिग्री तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसका मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, इसकी हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी और इंजन हमारा गर्म नहीं होगा। इंजन हमारा गर्म नहीं होगा क्योंकि ये 500 डिग्री तक हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और इंजन का अक्सर टेम्परेचर कितना है? 250-300 डिग्री। तो पहला बेनिफिट तो ये। आइए दूसरा बेनिफिट समझाता हूँ। ये आपकी फेवरेट चीज, ये आपकी फेवरेट चीज है, पहचान लिया होगा, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में आपने डिसाइड किया कि आज चिकन बनाना है। वैसे खुराना सर तो वेजिटेरियन है, चलिए आपके लिए कहता हूँ ये चिकन बनाना है। आई नो दिस इज नॉट द शेप ऑफ द चिकन, बट लेट इट बी। ये कुछ चिकन के बड़े बड़े पीस हैं, आपने चिकन बनाना है। अब वाटर बॉईल कितने पे करता है? वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री पे। तो अगर हम नीचे से इसको गर्म कर रहे हैं, हम जितना मर्जी गर्म करते रहें, once boiling is achieved you cannot increase the temperature। अगर तुमने पानी को बॉईल करा दिया, once it start boiling, आप जितनी मर्जी हीट दे दो, टेम्परेचर कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। राइट डाउन। once boiling point is achieved once boiling point is achieved once boiling point is achieved by giving more heat boiling point can't be elevated. Boiling point can't be elevated. Boiling point can't be elevated. ओके, आइए बात समझते हैं। इस चीज को समझ रहे हैं? अब हमने क्या किया, अब वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री पे, तो चिकन को हीट भी कितनी मिलेगी? 100 डिग्री। अब हमने वाटर के अंदर नमक डाल दिया, वाटर के अंदर NaCl ऐड कर दिया, नमक ऐड करने से अब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री की जगह 120 डिग्री पे बॉईल करेगा। ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा। हमने
पानी में नमक ऐड कर दिया, NaCl। अब पानी 100 डिग्री की जगह 120 डिग्री पे बॉईल करेगा। अब पानी अगर 120 पे बॉईल करेगा तो चिकन को हीट भी कितनी मिलेगी, 120 डिग्री। अब चिकन को अगर हीट 120 डिग्री मिलेगी तो खाना जल्दी बन जाएगा। खाना अगर 100 डिग्री पे बनाते तो देरी से बनता, अब 120 डिग्री पे बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं नमक पहले डाल दो, खाना जल्दी बन जाएगा। अगर आप कभी भी खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, चने बना रहे हैं, व्हाटएवर, उसमें आप अगर नमक पहले डाल देते हैं, दो तरीके होते हैं, नमक बाद में डालो या नमक पहले डालो। अगर तुम नमक पहले डाल देते तो उससे पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब पानी 100 डिग्री की जगह 120 डिग्री पे बॉईल करेगा, आपकी सब्जी को ज्यादा हीट मिलेगी, खाना जल्दी बनेगा। हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि खाने में नमक डालो जल्दी बनेगा। हम हंसते हैं, नमक डालने से भी खाना थोड़ी जल्दी बन सकता है। मैं भी हंसता था जब छोटा था, जब मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा था। क्या बातें करते हो, नमक डालने से खाना थोड़ी जल्दी बन जाएगा। उन्हें ये नहीं पता दिस इज ड्यू टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज ड्यू टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट ऐसा होता है, पानी में जब हम नमक डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, खाने को हीट ज्यादा मिलती है और वो जल्दी बन जाता है। ये किसका बेनिफिट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। हमने इंजन में जो कूलेंट यूज किया उसके अंदर क्या डाला, अलग अलग तरह की चीजें डाली। मैं ये तो नहीं कहूंगा सॉल्ट डाला, कुछ अलग अलग चीजें डाली जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब वो 100 डिग्री की जगह 500 डिग्री पे बॉईल करेगा। अगर वो 500 डिग्री पे बॉईल करेगा, अब हमारा कार का इंजन गर्म ही नहीं। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप उम्मीद करते हैं ये चीज समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता होता है कि हम कूलेंट में या इंजन ऑयल में सॉल्ट क्यों नहीं डालते। हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट तो करते हैं, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हम करते हैं वो नमक ना डाल के किसी और मेथड से करते हैं। कोई मुझे बताए, ये क्वेश्चन है, व्हाई एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट in engine oils is not done with salts, why? बताइए, ये पेपर में क्वेश्चन आता होता, लिख लो। why elevation in boiling point, why elevation in boiling point of coolant and engine oils, coolants and engine oil not done by salts। कोई बताएगा? सुनिए, ये बड़ा स्टार लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्ट जो होता है, सर अगर हम इंजन ऑयल में सॉल्ट डाल देते हैं या कूलेंट में सॉल्ट डाल देते हैं, इंजन ऑयल में सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट किरोजन स्टार्ट कर देता है, वो इंजन ऑयल की किरोजन स्टार्ट कर देगा। अगर इंजन ऑयल की किरोजन स्टार्ट हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा, आपका इंजन खराब हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा जाता है कि अगर इंजन ऑयल में जो इंजन ऑयल यूज हो रहा है, इंजन में जो इंजन ऑयल यूज हो रहा है या कूलेंट यूज हो रहा है, वो सॉल्ट से ना किया जाए जिससे किरोजन ना हो। राइट ऑन, salt is not used
so that corrosion do not take place. Corrosion do not take place. Corrosion do not take place. आइए अब हम समझते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्राफिकली। अब हम ग्राफिकली समझने लगे। पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। 90% लोगों को तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन नहीं आती। ये ग्राफ ले रहे हैं इस तरफ। पहले आप ही से पूछते हैं कि व्हाट डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो ये बताइए। Sir, it is the point where the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा कि मेरा 11th की पढ़ाई हुई चीज आपने याद रखी। जिसको नहीं आता वो लिख लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? when vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बड़ी बड़ी लिखिए क्योंकि टॉपिक ही एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। boiling point, when vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। when vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure। ये है वेपर प्रेशर, ये है टेम्परेचर, और ये मैंने एक लाइन लगा दी, पतली सी लाइन लगाई। दिस इज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। कोई लिक्विड है एंड उसको हीट कर रहे हैं। अब पानी है, पानी को आप गैस पे हीट कर रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके वेपर बढ़ेंगे, उसके वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा अब वो बॉईल कर जाएगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो कभी ना कभी वो वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और वो चीज बॉईल कर गई। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं, केस 1 था। अब हमने इसमें नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, पानी के अंदर नमक डाल दिया। नमक एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नमक एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल होता है जिसके वेपर नहीं बनते। सॉल्यूट वो होता है जो कम है। पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब नमक नॉन वॉलेटाइल है और कम है इसलिए सॉल्यूट है, तो हमने बोला वी एडेड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब जब हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो अब मुझे बताइए कि क्या नमक सरफेस पे आएगा? क्या नमक सरफेस पे प्रेजेंट होगा या नहीं होगा? यस और नो? सर जो आपने नमक डाला है क्या वो नमक सरफेस पे आएगा? नो। क्या आपने कभी लाइम वाटर पिया? लाइम वाटर, नींबू पानी। Yes. मैंने एक ग्लास लिया। आई नो आई एम आस्किंग अ वेरी टफ थिंग्स टू यू। नींबू पानी कहाँ मिलता है? नींबू पानी आजकल, जस्ट वेट। ये मैंने नींबू पानी का ग्लास लिया और इसके अंदर ये
मैंने नींबू पानी डाल दिया, ये मैंने एक स्ट्रॉ ले ली, ये एक स्ट्रॉ ली। अब सरफेस से पानी सक कर रहे हैं। आप बताइए, जब आप सरफेस से पानी सक करेंगे, क्या आपको नमकीन टेस्ट आएगा या नहीं आएगा? नींबू पानी में नमक डाला हुआ है, क्या आपको नमकीन टेस्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा Yes, सर। आएगा। जब तुम नमक पानी में मिलाते हो तो वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है, थॉरली मिक्स हो जाना, वो नीचे भी है और ऊपर भी है। तो नमक जब आपने यहां मिलाया, जब हमने नमक मिलाया तो नमक इसमें थॉरली चले गया, अंदर भी गया और सरफेस पे भी आया। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो क्या नमक ने पानी का सरफेस एरिया कम कर दिया? क्या नमक ने पहले 100% सरफेस एरिया किसके पास था? पानी के पास था। नमक डालने के बाद कुछ सरफेस एरिया किसके पास आ गया? नमक के पास आ गया। तो पानी का सरफेस एरिया कम हो गया। पहले 100% जब नमक नहीं डाला था तो 100% सरफेस एरिया वाटर के पास था। अब नमक डाल दिया, अज्यूम कर रहे हैं कि 95% सरफेस एरिया वाटर के पास रह गया, 5% सरफेस एरिया सॉल्ट के पास चले गया, 5% एरिया सॉल्ट के पास चले गया। तो अगर पानी का सरफेस एरिया कम हो गया, अगर पानी का सरफेस एरिया कम हो गया तो पानी का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो ये पॉइंट नीचे आएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा और ये ग्राफ टेम्परेचर बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, यहाँ पे टच करेगा। ये किसकी लाइन है? दिस इज प्योर वाटर। जब नमक नहीं था, प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट, एंड दिस इज व्हाट वाटर प्लस सल्यूट, वाटर प्लस सॉल्ट कह लो, सल्यूट नहीं, सल्यूट कह लो या सॉल्ट कह लो, एक ही बात है। नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए सॉल्ट, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। एंड ये इसका न्यू बॉइलिंग पॉइंट होगा BP डैश। एंड ये जो बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डेल्टा TB is equal to KB into M। फॉर्मूला लिखो, डेल्टा TB is equal to KB into M। अब ये क्या चीज है? डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, KB क्या है? कांस्टेंट। इसे बोलते हैं, KB को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। M मोलैलिटी,
छोटा m में मोलैलिटी, केबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मोलैलिटी आपको निकालनी आती है, हमने कई बार पढ़ा हुआ है, इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये न्यूमेरिकल में गिवन होता है। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर निकल आता है। तो इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थ्योरेटिकली ये आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ। इसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये भी हो गया, क्यों किया जाता है ये भी हो गया, और कैसे अचीव होता है ये भी हो गया, और उसका ग्राफ भी हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम अगला आर्टिकल करने लगे हैं, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम करने का बेनिफिट क्या है। आप कार लेके गए, आपने कार सड़क पे पार्क कर दी, आप घर जाके सो गए, अगले दिन जब सुबह उठे तो देखा बाहर बर्फ पड़ी हुई है। आपने कहा जी मुझे तो काम पे जाना है, आपने गाड़ी को सेल्फ मारा, गाड़ी ऑन हो गई। आप याद करिए क्या आपका इंजन ऑयल फ्रीज कर जाता है। अगर इंजन ऑयल फ्रीज कर जाता तो जब आप सेल्फ मारते गाड़ी को तो इंजन ऑन नहीं होता। इंजन के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, और उसके वो सारे मूविंग पार्ट्स किसके अंदर डिप होते हैं, इंजन ऑयल के अंदर डिप होते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। बट मान लीजिए इंजन आपका फ्रीज कर गया, इंजन ऑयल फ्रीज कर गया। जब इंजन ऑयल फ्रीज कर जाएगा, आप सेल्फ मारेंगे तो उसके जो मूविंग पार्ट्स होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक बॉटल पड़ी है, मैंने मंगाई पीने के लिए, पानी पीने के लिए। मान लो ये पेन है, मैंने इसके अंदर डाला, इसको हिलाया तो ये पेन हिलेगा, इजीली हिलेगा। बट अगर मैंने ये पेन डाल के पानी को फ्रीज कर दिया, क्या ये मेरा पेन हिलेगा? नो। No when problem. when liquid becomes solid, other particles are unable to move. सेम, अगर इंजन ऑयल फ्रीज कर गया तो इंजन के जो मूविंग पार्ट्स हैं वो हिल नहीं पाएंगे। फिर आपके पास क्या चांस रह जाएगा, या तो आप वेट करें कि सूरज निकले, आपका इंजन ऑयल मेल्ट हो और फिर गाड़ी चले, या आप इंजन के नीचे थोड़ी सी आग लगाएं, किसी तरह इंजन को हीट दें। अब हीट देते जाते ज्यादा दी गई तो आस पड़ोस के कई हीट लेंगे, आपकी गाड़ी को जलता हुआ देखेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, आप सीधा सेल्फ मारते हैं और गाड़ी ऑन हो जाती है। इससे भी ज्यादा ठंड वाली चीजें देखिए, ग्लेशियर्स में हेलीकॉप्टर्स जाते हैं। अब इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है सियाचिन, जहां इंडियन आर्मी रहती है। वहां पे टेम्परेचर होता है -40, -50, -60 तक भी जाता है। कहते हैं इतनी ठंड होती है, जो आलू होता है, आलू उसको नॉर्मल बनाने के लिए 8 सीटियां लगती हैं। प्रेशर कुकर में 8 विसल्स के बाद वो नॉर्मल होता है, खाने लायक बनता है। इतनी ठंड है। और मान लीजिए इंजन ऑयल, आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, इंजन ऑयल फ्रीज कर गया तो इंजन जलना बंद हो जाएगा, आपका तो हेलीकॉप्टर ही नीचे गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। एरोप्लेन, अगर आपने एरोप्लेन में ट्रेवल किया हो, कभी आपने कॉकपिट से सुना हो कि बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? सुना कभी आपने? पायलट अक्सर बोलता है हम 30,000 फीट पे ट्रेवल कर रहे हैं,
इस समय बाहर का टेम्परेचर कितना है, सुना है कभी? Anybody has traveled from, ये तो गलत क्वेश्चन है, anybody has traveled from the plane, most of you have traveled from the plane, but क्या आपने इस बात को कभी सुना है कि बाहर टेम्परेचर कितना होता है? कुदरत बेटा, have you ever listened? नो सर, हाइट तो सुनी है पर टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दिया। अब इस बार देना, मैंने जान के इस टॉपिक को छेड़ा कि जब आप ट्रेवल करें तो पायलट जो अनाउंसमेंट कर रहा होता है उसमें ये जरूर सुनिएगा कि बाहर टेम्परेचर कितना होता है। बाहर का टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री होता है। कितना होता है? -40। और वाटर फ्रीज करता है 0 पे। अगर मान लीजिए इंजन ऑयल फ्रीज कर जाए तो एरोप्लेन के साथ क्या होगा? What will happen? It will crash. Velocity is so high. When velocity is very high, it will come very fast downside. पर इंजन ऑयल फ्रीज नहीं करता। क्यों? इंजन ऑयल का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया जाता है, 0 से भी कम करके -100 पे ले जाते हैं। बाहर का टेम्परेचर कितना है? -40। ये कितना ले गए? -100। क्या इंजन ऑयल फ्रीज करेगा? नो हाँ सर। या ना? यस सर। कर जाएगा। बाहर का टेम्परेचर -40 और इंजन ऑयल का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया गया। फ्रीजिंग पॉइंट कितना कर दिया गया? -100। अब बताओ क्या -40 पे वो फ्रीज हो जाएगा? नो सर। इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। यू गॉट पॉइंट? व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? हाँ या ना? आइए एक और बेटा, समझ आया है? तो ये सारे क्या किए गए? इस तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया जाता है, नीचे लेके जाया जाता है। ये देखिए एक और एग्जांपल देखिए। कुछ कंट्रीज बहुत ठंडी है, कनाडा, अमेरिका में भी कुछ जगह होती है जहां पे बहुत ठंड पड़ती है। वहां पे सड़क के ऊपर जब बर्फ गिर जाती है तो वहां पे नमक गिरा जाता है, स्प्रेड किया जाता है नमक। NaCl, KCl, MgCl2, नमक फेंक दिया जाता है। नमक सिर्फ NaCl नहीं होता, KCl भी होता है, MgCl2 भी होता है, अलग अलग होते हैं। नमक फेंक दिया जाता है। नमक पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। आइए मैं समझाता हूं होता क्या है, टेक्निकली समझिए। सर 0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री। एक्सटर्नल टेम्परेचर, external temperature, external temperature is -5 डिग्री। क्या अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर 5 डिग्री है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, क्या बाहर की बर्फ पिघलेगी? हाँ या ना? अभी मैंने नमक वमक कुछ नहीं डाला, नॉर्मल। नो सर, नहीं पिघलेगी। नहीं पिघलेगी। नहीं पिघलेगी। और वहां तो कई कई महीने माइनस में रहता है टेम्परेचर, तो कई कई महीने बर्फ जमी रहेगी। अब वो क्या करते हैं? नमक डालते हैं, सड़क पे नमक डाल देते हैं।
उन्होंने सड़क पे KCl NaCl कोई भी सॉल्ट डाल दिया। अब वो फ्रीजिंग पॉइंट ले गए -10 पे, उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया। एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है? -5। फ्रीजिंग पॉइंट कितना लाया गया? नमक डालने से कम हो गया, कितना हो गया? -10। क्या अब बर्फ पिघल जाएगी? हाँ जी सर। यस सर, पिघल जाएगी। बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघल जाएगी तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड ड्रेन में चले जाएगा। आपने देखा होगा घरों के बाहर हमारे भी ड्रेन लगा होता है, रेन वाटर का ड्रेन होता है, उधर भी ड्रेन लगे हुए हैं। पानी पिघल के वो ड्रेन में चले जाएगा, सड़क साफ हो जाएगी। बात समझ आई है? यस सर। फिर से Yes, sir. यस सर। व्हाट इज, मैं फिर से समझा रहा हूं, व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? नॉर्मल वाटर 0 डिग्री। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर है -5, क्या बर्फ पिघलेगी? नहीं सर। नहीं पिघलेगी। हमने क्या किया, बर्फ के ऊपर नमक डाल दिया, अब उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया -10। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया गया। फ्रीजिंग पॉइंट जब कम किया गया FP-, अब फ्रीजिंग पॉइंट है -10, एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है? -5। क्या अब बर्फ पिघल जाएगी? यस सर। अब बर्फ पिघल Yes. जाएगी तो सड़क साफ हो जाएगी, यानी विंटर होगी। दैट इज अ वे दे कैन क्लीन द रोड्स। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आता है, राइट डाउन, राइट डाउन। why salts are spread, why salts are spread on snow in cold countries, in cold countries, in cold countries, in cold countries। तो आप इसका आंसर लिखेंगे when we add salt on snow, it depress the freezing point, it depress the freezing point, it depress the freezing point it depress the freezing point of water, due to which the ice start melting, या snow start melting, and roads can be clean, दो लाइंस ड्रॉ कर ली, ये फर्स्ट लाइन एंड ये सेकेंड लाइन। ये है वेपर प्रेशर। अभी जो आपने बनाई थी, याद करिएगा, ऐसे बनाई थी। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट वाली खोलेंगे तो प्योर वाटर ऊपर था, प्योर वाटर विद NaCl या वाटर विद सॉल्ट नीचे था, याद है?
मैं इधर Yes, छोटा sir. सा बना देता हूँ सिर्फ लर्निंग के लिए, हमें इसकी हेल्प चाहिए। हमने भी बनाया था, ऊपर था प्योर वाटर, नीचे था वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर विद सॉल्ट। इज अ थिंग ओके सर? अब देखिए, Yes. मैं इसको रब कर रहा हूँ आराम से, बहुत आराम से। मैं प्योर वाटर का बना रहा हूं। अगर टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? Yes, sir. अब उल्टा पढ़ना है, क्या टेम्परेचर कम होने से वेपर प्रेशर कम होता है? हाँ जी सर। Yes, sir. तो ये ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं, नीचे की तरफ बना रहे हैं ऐसे। टेम्परेचर कम होने से वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इस तरफ याद रखिएगा। अब ऐसे बना रहे हैं हम डाउनवर्ड्स। यहाँ टेम्परेचर है, यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। यहाँ पे वाटर फ्रीज कर गया। सर टेम्परेचर कम करते जाएंगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। कभी ना कभी वो क्या करेगा? फ्रीज करेगा। फ्रीज हो जाएगा सर। अब फ्रीज करेगा तो अब वो आइस बन जाएगा। आइस की इवेपोरेशन बहुत कम होती है, आइस की इवेपोरेशन बहुत कम होती है, आइस की इवेपोरेशन बहुत कम होती है। जब आइस की इवेपोरेशन बहुत कम होगी, द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस वेरी शार्पली। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस वेरी शार्पली। फिर से समझिए, ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स को समझिए। व्हाट इज ए टू बी? A to B means temperature decreasing, vapor pressure decreasing. We keep decreasing temperature, the vapor pressure keep decreasing. At point B, water get frozen, water become ice. When water become ice, the vapor pressure of ice is very less. Solid evaporate very less. Evaporation of ice become negligible. So there is a sharp decrease in vapor pressure from B to C. This is freezing point, FP, freezing point. अब हम नीचे वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। नीचे वाली क्या होती है? वाटर विद सॉल्ट। अब नमक वाला पानी है, नमक वाला जो पानी है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए वो नीचे बनाया जाता है। टेम्परेचर कम करते गए, जब टेम्परेचर कम करते गए तो वेपर प्रेशर भी कम होता गया। कभी ना कभी इसको कट करेगा। यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये इसको कट करेगा, ये सारा फ्री हैंड बनाना है। ये जो बनाना है पूरा फ्री हैंड, और ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है ऐसे, कहीं ना कहीं कट करेगा। जहां पे ये कट करेगा, ये इसका न्यू फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दैट इज FP डैश। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये कौन सी है? सॉल्वेंट विद सल्यूट नॉन वॉलेटाइल। पानी के अंदर नमक डाला हुआ। नमक क्या है? नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, वो सल्यूट जिसके वेपर नहीं बनते। नमक डालने से जहां पे पहले वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब वो -5 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। एंड दैट इज -5 मान लो, -10 मान लो,
0 से तो कम ही होगा। एंड दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF is FP dash minus FP. Delta TF is what? Formula is same, KF into M. What is M? Molality. अभी आप इस फॉर्मूले पे भी ध्यान मत दो, अभी सिर्फ आप इस ग्राफ पे ध्यान दो कि क्या आपको ग्राफ समझ आ गया है। मैं एक बार ग्राफ सारा दोबारा समझा रहा हूं। A to B है प्योर सॉल्वेंट, लाइक अज्यूम कर रहे हैं वाटर। टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम होता गया, टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम होता गया, टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम होता गया। कभी ना कभी तो उसने फ्रीज करना था। पॉइंट बी पे वो फ्रीज कर गया, प्योर वाटर। जैसे वो फ्रीज किया वो सॉलिड बन गया। सॉलिड मतलब आइस। आइस एक सॉलिड है, उसके वेपर्स बहुत कम बनते हैं। तो B2C ये समझा रहा है कि वेपर बन तो रहे हैं बट बहुत थोड़े बन रहे हैं, वेरी स्मॉल, वेरी लेस। तो B2C हुए। अब हमने नमक वाला पानी लिया, क्या नमक वाला पानी फ्रीजर में फ्रीज करेगा? अगर हम पानी में नमक डाल के फ्रीजर में रख दें, क्या वो फ्रीज करेगा? यस करेगा। ये D2C, वी आर गोइंग D2C। टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम होता गया, टेम्परेचर कम करते गए, वेपर प्रेशर कम होता गया। ये नमक वाला पानी है, ये भी फ्रीज करेगा, बट ये फ्रीज वहां पे करेगा जहां पे ये B2C वाली लाइन को कट करेगा। अब इसने D वाली लाइन जो आ रही है, उसने C पॉइंट पे जाके BC को टच कर दिया। इस पॉइंट पे नमक वाला पानी भी फ्रीज कर जाएगा और उसका नाम होगा FP डैश, एंड इट विल बी लोअर देन FP। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से नीचे होगा। तो इसको लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, FP डैश माइनस FP। तो वो आ गया। मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। डिप्रेस हो रहा है तो कम ही हो रहा है, अंडरस्टूड है। तो इसमें नेगेटिव साइन नहीं लेना। अब आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव नहीं लेना। हमने तो देखा कितना कम हुआ। कम होना ऑलरेडी नाम के अंदर लिखा हुआ है, डिप्रेस। तो क्या आप सबको ये ग्राफ क्लियर हो गया है? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब इसका फॉर्मूला भी सिमिलर है। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख लो। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या है? KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। M क्या है? मोलैलिटी। M क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी। M क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी हमें निकालना आता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट न्यूमेरिक क्वेश्चन में दिया होगा। तो न्यूमेरिकल्स आर टू इजी टू अंडरस्टैंड, हम करवाएंगे भी। अब पहले तो ये देखो, आपको आर्टिकल समझ आ गया। अभी मैंने एक चीज और सिखानी। अब ये देखो, ये सारा समझ आ गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं जो किताब में भी नहीं है। सीख लोगे तो फायदे में रहोगे और कई डाउट्स तुम्हारे आने से पहले ही क्लियर हो जाएंगे।
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं थोड़ी लाइट कलर, जस्ट ऐसे ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये एक लाइन ड्रॉ की। अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, अगर हम इसको हाइड कर दें, ये मैंने जान के हाइड कर रहा हूं, ये ग्राफ किसका था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का। किसका था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। यस और नो? Yes, sir. Yes, सर ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का। अब देखो, अब मैं दूसरा हाइड कर रहा हूं, मैं दूसरी चीज हाइड कर रहा हूं। इस ग्राफ को मिलाओ, यहां पे दो स्ट्रेट लाइंस खींचो, ये ग्राफ किसका था, Elevation and freezing point. Elevation and boiling point. एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट और ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था। अब ये ध्यान से देखो, एक ही ग्राफ है। Yes, sir. yes, रियलिटी में ये दो आर्टिकल पढ़ाए जाते हैं, पर ये दो आर्टिकल नहीं है, ये एक ही आर्टिकल है। जो नमक एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट करता है, वही नमक डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी करता है। जो सॉल्ट एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट करेगा, वो ही डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी करेगा। पहले अपने दिमाग में क्लियर करो, ये बहुत बाद में बहुत डाउट आएंगे। ये 1 मिनट की लाइन सब कुछ क्लियर कर देगी, कोई डाउट ही नहीं आएगा। नमक डालने से एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. Yes. नमक डालने से ही क्या हुआ, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। Yes, sir. क्यों हुआ? Yes, क्योंकि ये ग्राफ ही एक है। ध्यान से देखो, एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ बन रहे हैं। अगर मैं इसको हाइड करता हूं, अगर मैं इस चीज को हाइड कर दूं, तो ये किसका ग्राफ है, Sir, elevation and elevation boiling and point. boiling. एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। और अगर मैं इसको हाइड कर दूं, इसको, अब ये किसका ग्राफ है? Sir, depression and freezing डिप्रेशन point. एंड फ्रीजिंग पॉइंट Depression and freezing point. पर रियलिटी में दोनों के हैं, एक ही ग्राफ है। तो Yes, sir. इससे क्लियर होता है कि जो नमक एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट करता है, वही नमक क्या करता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट करता है। पहली बात, तुम जब सर्दियों में हिली एरियाज में जाते हो, अपनी गाड़ी लेके, कार लेके हिली एरियाज में जाते हो जहां बहुत ठंड है, बहुत ठंड में उसने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कर दिया, आपका इंजन ऑयल फ्रीज नहीं हुआ। पर कभी कभी गर्मियों में आप राजस्थान भी जाते हो, क्या आप इंजन ऑयल बदलवाते हो कि जी इंजन ऑयल गर्मियों वाला डाल या इंजन ऑयल सर्दियों वाला डाल? क्या डलवाते हो ऐसा कुछ? No, sir. नहीं sir. क्योंकि जो इंजन ऑयल जल्दी बॉयल नहीं करेगा, वो इंजन ऑयल जल्दी फ्रीज भी नहीं करेगा। ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, ग्राफ ही एक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो इंजन जल्दी से बॉयल नहीं करेगा, वो इंजन ऑयल जल्दी से फ्रीज भी नहीं करेगा। तो हमें एक ही काम करना है, अगर हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अगर हम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, Elevation and boiling Elevation point. and boiling point. क्योंकि दोनों की जो लाइन है वो क्या है सर, वो सेम लाइन है। ध्यान से देखो, दैट लाइन इज सेम। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. The engine oil which is good at high temperature, the same engine oil is good for low temperature. Note it down. The engine oil which is good at high temperature is also good at low temperature. सर इसीलिए दोनों के फॉर्मूले भी मिलते जुलते हैं. क्या? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट? केबी इंटू एम. डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम. हैं सिमिलर क्वेश्चंस, सिमिलर फॉर्मूलाज हैं? Yes, sir. बेटा बात समझ आ गई है?